सीज फायर बढ़ाने का कारण पाकिस्तान के रिक्वेस्ट को बताया है ताकि पाकिस्तान ईरान के साथ बात करके एक ठोस शांति प्रस्ताव उनके सामने रखे। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में युद्ध से बाहर निकलने की बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो सिर्फ अपने पूरे फोर्सेस को मिडिल ईस्ट पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद यह युद्ध एक और भीषण रूप इख्तियार कर सकता है। अब देखिए, शांति हो या फिर से युद्ध, इस आपदा का अवसर पाकिस्तान ने बखूबी उठाया है। अपने आप स्टेट से टॉक्स एंड मीडिएशन स्टेट की छवि में ढालने की खूब कोशिश की है पाकिस्तान ने। अब फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने इसे दलाली बताया है, लेकिन 2017 में जिस देश पर टेरर स्टेट का मोहर लगने वाला था, उसके लिए दलाली भी एक कॉम्प्लीमेंट ही है। वैसे दुनिया की नजरों में अगर आप देखें तो पाकिस्तान एक मीडिएटर बना हुआ है, और यह सब हो रहा है पहलगाम के ठीक 1 साल बाद, जब तक उसे अपने जो टेरर लिंक्स थे हमें को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया। पाकिस्तान के साइड से भी रिटेलिएशन हमने देखा। चाइना की रियल टाइम सैटेलाइट ट्रैकिंग की मदद से वो हमारे फाइटर्स पर हावी होते हैं। जब फाइनली 10 मई को दोनों पक्षों के बीच में बातचीत होती है और सीज फायर पर सहमति बनती है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आज तक इस सीज फायर का क्रेडिट लेने से थकते नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे फोर्सेस ने एक नई लक्ष्मण रेखा जरूर खींची। आतंक का जवाब हम उसी तरीके से देंगे जो पाकिस्तान समझता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी मोदी सरकार को एहसास हो गया कि भारत का साथ देने के लिए कोई खास देश खड़ा नहीं हुआ। पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा तो सबने की, लेकिन किसी एक देश ने पाकिस्तान का नाम लेकर उसे क्रिटिसाइज नहीं किया, पाकिस्तान को टेरर लिंक्ड सवाल नहीं पूछा। सरकार ने फिर देश के सांसद और 70 से ज्यादा लीडर्स को 30 से ज्यादा देशों में भेजा। एजेंडा सिंपल था इस इंटरनेशनल कैंपेन का, दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखा जाए, पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट किया जाए। लेकिन आज पहलगाम के 1 साल बाद भी पाकिस्तान ग्लोबली आइसोलेट होने की जगह दुनिया के सबसे बड़े क्राइसिस का मीडिएटर बना फिर रहा है। एक ऐसा देश जिसे भारत सरकार सालों से टेरर स्टेट बता रहा है, एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, आज वो टेरर टैप की जगह टॉक्स एंड पीस मीडिएशन के लिए जाना जा रहा है। आज अमेरिका और ईरान दोनों ही पाकिस्तान की मीडिएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच में बातचीत करवाने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बार बार थैंक यू बोला जा रहा है। लेटेस्ट सीज फायर एक्सटेंशन करवाने का क्रेडिट भी पाकिस्तान ने बहुत जल्द ले भी लिया। अब आप इसे दलाली कह लीजिए, नेटवर्कर कह लीजिए, फिक्सर कह लीजिए, सवाल यह आखिर आता है कि यह सब हुआ कैसे। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान एक बाकायदा बिल लाया गया था यूएस कांग्रेस में, जिसे पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर किया जा सके। ट्रंप ये वही प्रेसिडेंट है जिसने खुद 2 बिलियन से ज्यादा मिलिट्री एड जो पाकिस्तान को मिल रहा था उसे रोक दिया। आज वही डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल मुनीर को आए दिन व्हाइट हाउस में होस्ट कर रहे हैं, लंचे डिनरें चल रही हैं। आखिर यह सब हुआ कैसे? यह अपने आप में एक काफी दिलचस्प कहानी है कि पाकिस्तान ने अपनी छवि कैसे बदली, कैसे उसने बहुत चालाकी से अमेरिका को एक बार फिर से अपने जाल में फंसा लिया, कैसे पूरी दुनिया की नजरों के सामने वो टेरर स्टेट से पीस मेकर स्टेट बन गया पीआर और लॉबिंग का इस्तेमाल करके, और कैसे भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान आज ग्लोबल पॉलिटिक्स से साइडलाइन नहीं बल्कि उसके सेंटर में आपको खड़ा मिलेगा। शायद समय आ गया है कि हम भी कुछ कड़े सवाल पूछे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी बुरी तरीके से फेल कैसे हो गई। हमारे फोर्सेस ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन नेता टाइप लोग इतनी बुरी तरीके से चूक कैसे गए। और क्या हो अगर यूएस ईरान सीज फायर सच में शांति में बदल जाती है, तो क्या उसका पूरा क्रेडिट अब पाकिस्तान लेगा? था हालांकि यह बिल कांग्रेस में पारित नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने के लिए काफी था। इसके अगले साल ही इमरान खान के प्रधानमंत्री बनते ही अमेरिका ओपनली पाकिस्तान के खिलाफ हो जाता है। दरअसल इमरान खान गए थे रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने से बिल्कुल पहले, और यह पूरे युद्ध में पाकिस्तान को न्यूट्रल बताया। लेकिन अमेरिका ने देखा कि कैसे पाकिस्तान का एक प्रो रशिया स्लांट आ रहा है, और इमरान खान को गिराने की जो सारी प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, वो तभी से वहां शुरू हो गई थी। लिस्ट में डाल दिया। अब पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के ग्रे लिस्ट में आने का मतलब है कि अब उसे इंटरनेशनल एड और फंडिंग मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, जब तक न कि वो टेरर ग्रुप्स के खिलाफ ठोस कदम उठाता।
तो 2020 में कोविड क्राइसिस के बीचों बीच जब पाकिस्तान के लिए इस ग्रे लिस्ट से निकलना बेहद जरूरी हो गया, तब जाकर हमने कुछ ठोस कदम जरूर देखे। लेकिन अपने आप को टेररिज्म से अलग दिखाना और डिप्लोमेसी, पीस मेकिंग में अपना नाम दुनिया भर में ऊंचा करना, ये अपने आप में बहुत अलग अलग चीजें हैं। पाकिस्तान एक ग्लोबल आउटकास्ट से इतने कम समय में ग्लोबल पीस मेकर कैसे बन गया? एक साल में पाकिस्तान ने $5 मिलियन से ज्यादा खर्चा किया है वॉशिंगटन में लॉबिंग पर। ये लॉबिस्ट्स पाकिस्तान को सीधा व्हाइट हाउस के जरिए डोनाल्ड ट्रंप तक का एक्सेस देते हैं। इन सब का नतीजा यह हुआ है कि जिस पाकिस्तान का कोई भी मिलिट्री कमांडर बीते 20 सालों में व्हाइट हाउस नहीं बुलाया गया था, उसी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को एक साल के अंदर 3-3 बार व्हाइट हाउस में ट्रंप ने खुद होस्ट किया है। इन मीटिंग्स में आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बार बार ट्रंप को भारत के साथ सीज फायर के लिए क्रेडिट देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, बेसिकली ईगो मसाज करते हैं, फेवर्स लेते हैं। फाइनली ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच में पाकिस्तान महीनों तक भारत के मुकाबले कई ज्यादा फेवरेबल पोजीशन में था। जब भारत 50% टैरिफ की मार झेल रहा था क्योंकि हमने रशिया से तेल खरीदा, उसी वक्त पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाया गया। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी लीडरशिप ने यूएस की नजरों में अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कई मामलों में देश की रिसोर्सेज या देश की ऑटोनॉमी को अमेरिका को सौंपा है। लेकिन यह उनका कैलकुलेशन है, यह उनका मानना है कि ऐसा अगर वो करेंगे तो वो लोन डिफॉल्ट से बच पाएंगे, साथ ही अपने इमेज को सुधार पाएंगे और ज्यादा वेपन्स भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेच पाएंगे। पाकिस्तान की इसी अपीजमेंट पॉलिसी के बीच में आता है यूएस ईरान वॉर। पाकिस्तान को एक सुनहरा मौका यहां मिलता है। यूएसए और ईरान दोनों को इस जंग से निकलने के लिए एक क्रेडिबल बैक चैनल चाहिए था, कोई ऐसा जो तेहरान में भी फोन कॉल घुमा पाए और वॉशिंगटन से भी बात कर पाए, कोई ऐसा जिस पर दोनों साइड्स का कुछ हद तक तो भरोसा जरूर हो। अमेरिका ने इस काम के लिए आराम से इस्लामाबाद को चुना और पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान ईरान के साथ भी कुछ हद तक करीबी था। पिछले हफ्ते यूएस वाइस प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में इस्लामाबाद में 21 घंटों तक चली दोनों तरफ की यह बातचीत हुई। अब टेबल पर यूएस और ईरान के डेलीगेट्स थे और साथ ही में थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। हालांकि इस बातचीत में कोई सहमति नहीं हो पाई, लेकिन बातचीत का नतीजा यह हुआ कि ट्रंप ईरान में सीज फायर को यूनिलैटरली एक्सटेंड करने के लिए मान गए। शहबाज शरीफ कुछ ही घंटों के अंदर सोशल मीडिया पर इस बात का क्रेडिट लेते हुए भी दिखे, कहा कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट करने पर ही ट्रंप सीज फायर एक्सटेंड करने के लिए माने हैं। किसने किसका सजेशन माना, किसने किसको इग्नोर किया, किसने असली काम किया, कौन चेहरा बनकर सामने एज अ फ्रंट आया, ये सारी जानकारी और डिटेल्स तो अगले कुछ महीनों तक आती रहेंगी, खुलासे होते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए नोट करने वाली बात यह है कि वो पाकिस्तान ना सिर्फ एक ग्लोबल हाई टेबल पर बैठा दिखा, बल्कि उसने अपने हिसाब से इस वॉर को अच्छे से इस्तेमाल किया है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने दुनिया को यह दिखाया कि उसने ईरान के निगोशिएटर्स को एक सुरक्षा कवच प्रोवाइड किया, किस तरीके से उन्हें एस्कॉर्ट किया गया, कैसे उन्होंने एक भूमिका निभाई, कैसे ट्रंप उनकी बात सुनते हैं, उससे यह साफ हो चुका है कि पाकिस्तान अपना तांबा चमका रहा है। पाकिस्तान के इस इमेज चेंज के कहानी के पीछे दो और एक्टर्स हैं जो आज डायरेक्टली अपने आप को नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो है चाइना और सऊदी अरेबिया। चाइना के बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में चाइना का इतना पैसा लगा हुआ है कि पाकिस्तान के फेल होने में चाइना का ज्यादा नुकसान होगा। मुनीर के जून 2025 व्हाइट हाउस के विजिट से पहले पाकिस्तानी ऑफिशियल्स बीजिंग गए थे, क्योंकि भारत के जंग के बीच में पाकिस्तान को मिलिट्री इंटेलिजेंस चाइना ने प्रोवाइड किया, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन चाइना ने प्रोवाइड किया। आज भी पाकिस्तानी मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन के लिए चाइनीज हार्डवेयर का उपयोग हो रहा है, फिर चाहे वो J-10C फाइटर जेट्स हो, PL-15 मिसाइल हो या HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स हो। फिर पिछले साल ही सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया था। हमने डिटेल में इसे कवर किया था एक एपिसोड में। इसे एक इस्लामिक नेटो भी कहा जा रहा था। इजराइल की दादागिरी के बीच में अब गल्फ स्टेट्स भी पाकिस्तान के मिलिट्री और न्यूक्लियर अम्ब्रेला में शरण लेना चाहते हैं, क्योंकि ईरान के जंग के बीच में उन्हें यह बात साफ हो गई कि यूएसए कभी भी इजराइल को बचाने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसमें गल्फ देशों का खामियाजा हो।
अब पाकिस्तान यह उम्मीद कर रहा है कि अपने डिफेंस एक्सपोर्ट से वो आईएमएफ का लोन चुकता कर पाए, अपनी इकोनॉमी को संभाल पाए। और याद रखिए, पाकिस्तान बहुत शातिर तरीके से यह खेल खेल रहा है, जिससे कल चाहे आईएमएफ से पैसा देर से आए, ना आए, या फिर इंडिया कोई और प्रेशर बना दे, चाहे यूएस कभी उससे नाराज हो जाए, तो वहां पीछे चाइना है, पाकिस्तान के पास हमेशा ऑप्शंस होंगी कि एक ना एक लाइफलाइन जरूर जिंदा रहे। जब फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी से पूछा गया कि पाकिस्तान ये जो मीडिएशन कर रहा है उसके बारे में उनका क्या कहना है, तो उन्होंने इसे पाकिस्तान की दलाली बोलकर धुतकार दिया, इस पूरे अटेम्प्ट और एफर्ट को। लेकिन किसी ने यह सवाल जयशंकर जी से नहीं पूछा कि एक टेरर स्टेट दलाल भी कैसे बन गया, आज ग्लोबल डिप्लोमेसी के हाई टेबल पर पाकिस्तान कैसे पहुंच गया। अगर भारत किसी भी शेप फॉर्म एंगल में विश्व गुरु है, तो मोदी सरकार ने काउंटर क्यों नहीं किया, एक्सपोज क्यों नहीं किया पाकिस्तान को? क्या भारत के पास कोई और ऑप्शन आज बचा है? मोदी सरकार के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने से पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि आज भारत ग्लोबल स्टेज में कहां खड़ा है, कौन हमारा दोस्त है, कौन नहीं है। क्योंकि पहलगाम के एक साल बाद भी अगर आप प्रतिशोध की बात करो, पाकिस्तान को एक्सपोज करने की बात करो, तो वो हुआ नहीं है। अगर हम अमेरिका की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में दोबारा आने के साथ ही अमेरिका और भारत के बीच में दूरियां बढ़ने लगी, सारी पुरानी दोस्ती धरी की धरी रह गई। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, पहले टैरिफ, फिर ऑपरेशन सिंदूर और फाइनली रशिया से तेल खरीदने के मामले में ट्रंप ने भारत सरकार को घेरने की कोशिश बार बार की। मोदी सरकार जहां तक हो, जिस हद तक हो, अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किए बिना ट्रंप के साथ काम करने की कोशिश करते रहे। उधर बीते कुछ महीनों में हम धीरे धीरे चाइना के साथ भी संबंध बेहतर करने लगे, या यूं कह लीजिए कि ट्रंप के नखरों की वजह से हमें मजबूरन चाइना के साथ हाथ मिलाना पड़ा। डायरेक्ट फ्लाइट्स भले ही अब शुरू हो गए हों, लेकिन सबको यह पता है कि चाइना कितना हमारा अच्छा दोस्त रह चुका है, कल कितना अच्छा दोस्त और भी हो सकता है। फिर आता है, अगर आप बात करें तो मिडिल ईस्ट के बारे में। मिडिल ईस्ट में बीते कई सालों से हम धीरे धीरे करके अपनी जगह बना रहे थे, लेकिन बीते कुछ महीनों में हमारा ओपनली प्रो इजराइल स्टैंस मिडिल ईस्ट में हमारी पोजीशन को वीकन कर रहा है। सऊदी अरेबिया जैसे पार्टनर्स ऑलरेडी हमसे ज्यादा पाकिस्तान पर भरोसा करना शुरू कर चुके हैं। ईरान, जहां हम सालों से, अरे नहीं डेकेड से इन्वेस्टेड थे, अमेरिका की धमकी की वजह से हमने तेल खरीदना छोड़ दिया, फिर चाबार पोर्ट भी छोड़ दिया। आज हमें पुरानी दोस्ती याद आ रही है ईरान के साथ। तो एक तरफ जहां भारत एक एक करके अपने पार्टनर्स को खो रहा है, वहीं पाकिस्तान बड़ी शातिर तरीके से अब और देशों को अपने साथ जोड़ रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बना रहा है। अब सरकार ओपनली ये बात माने या ना माने, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी को एक बहुत बड़े ओवरहॉल की जरूरत है, जहां काम बड़े बड़े सेमिनार और टीवी इंटरव्यूज में बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर नहीं होगा, बल्कि बंद दरवाजों के बीच में चुपचाप ऐसे डील्स क्राफ्ट करके होगा जिससे भारत की छवि और भारत की सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित किया जा सके। पहलगाम के एक साल बाद मोदी सरकार पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश जो कर रहा था, वो बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। अगर सरकार में साहस है तो वो अपनी गलती मानेगी, नए तरीके से नए लोगों के साथ पाकिस्तान से फिर से निपटने की कोशिश करेगी। नहीं तो ठीक है, यूजुअल एक्शन हमें भी मालूम है, इसको दलाल बोल दो, उसको एंटी नेशनल बोल दो, जो सच बोलने की कोशिश करे उसको दबा दो, डिलीट कर दो, करते रहो ऐसा ही, मजाक बनाते रहो अपना। जब पाकिस्तान वहां धीरे धीरे करके डील क्रैक करता रहेगा,